हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरिंग। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिटीजनशिप, नॉर्मल रेसिडेंट, डोमेस्टिक को समझा था और आज की क्लास में हम लोग और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करेंगे। तो बिना किसी तरीके आज के धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ। तो भैया सबसे पहले जो हम लोग का टॉपिक है वो भाई क्या है, फैक्टर इनकम क्या होता है। एकदम सिंपल सा है। देखो, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में एक एग्जांपल देता, भैया ये मुन्ना है जो सबको लगाता है मन चुन, ठीक है। तो मुन्ना बबुआ गया कहाँ पे, फैक्ट्री में काम करने के लिए। मुन्ना फैक्ट्री को क्या दिया है, फैक्टर सर्विस दिया है। इसके रिटर्न में मुन्ना को क्या मिला, फैक्टर इनकम मिला। जब मेहनत से हम लोग जो पैसा कमाते हैं वो भैया फैक्टर इनकम होता है। तो फैक्टर सर्विस देके जो पैसा कमाते हैं हम लोग वो क्या होते हैं बच्चों लोग, फैक्टर इनकम। इसी तरह जो भी प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग को 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हेल्प लेना पड़ता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप और ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया अगर आप कैपिटल लगाओगे प्रोडक्शन प्रोसेस में तो भैया कैपिटल से इंटरेस्ट जनरेट होता है, लैंड लगाओगे तो लैंड से भाई रेंट मिलता है, ठीक है। अगर लेबर हो तो लेबर से वेजेस, जैसे कि मुन्ना लेबर था तो लेबर को वेजेस सैलरी मिलेगा, और ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज से प्रॉफिट जनरेट होगा। तो भैया यहाँ पे ये लिखा हुआ, इट इज इनकम रिसीव बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर परफॉर्मिंग देयर लेबर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जिन्होंने हेल्प किया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हेल्प किया और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रिटर्न में कुछ मिलने वाला है तो भैया उसी को भैया फैक्टर इनकम कहा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात, फैक्टर इनकम अर्न एट द नॉर्मल रेसिडेंट। फैक्टर इनकम कौन कमाता है भाई, नॉर्मल रेसिडेंट कमाता है ऑफ द कंट्री। तो नॉर्मल रेसिडेंट किसको बोला जाता है भाई, ऐसा पर्सन या ऐसा इंस्टीट्यूशन जो किसी भी कंट्री में जाके 1 साल से ज्यादा रह जाए और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमी उस देश के लिए हो तो भैया वो अपना नॉर्मल रेसिडेंट कहलाता है। सेंटर ऑफ इकोनॉमी बोले तो उस देश में रह रहा हो, कमा रहा हो, खा रहा हो, सेविंग कर रहा हो, टैक्स भर रहा हो तो भैया उस देश का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाता है। तो याद रखना आप लोग, फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। फिर नेक्स्ट बच्चों लोग क्या है, ट्रांसफर इनकम। अभी क्या है ट्रांसफर इनकम, तो देखो ट्रांसफर इनकम समझना एकदम सिंपल है। देखो ऐसा इनकम, सुनो, ऐसा इनकम जिसके रिटर्न में हमको कुछ भी देना नहीं पड़ता है तो ऐसा इनकम आपका ट्रांसफर इनकम कहलाता है। जैसे कि देखो, लेट्स सपोज एग्जांपल, जैसे कि ये मुन्ना है, कौन है भाई, मुन्ना भाई बोर्ड एग्जाम में मुन्ना ने 95% ला लिया और गवर्नमेंट ने इसे स्कॉलरशिप दे दिया। क्या दे दिया भाई, गवर्नमेंट ने इसे स्कॉलरशिप दिया 50,000 रुपीज का। अब मुन्ना को ये स्कॉलरशिप मिला, लेकिन मुन्ना क्या गवर्नमेंट के लिए कुछ काम कर रहा है क्या, मुन्ना गवर्नमेंट के लिए कुछ काम नहीं कर रहा। आप बोलोगे कि ना गवर्नमेंट को तो प्राउड मिल रहा है, तो भाई ऐसा कोई बात नहीं है। अब मुन्ना अपना लिए पढ़ा था, गवर्नमेंट के लिए नहीं पढ़ा था, खुद के लिए पढ़ा था और उसके अगेंस्ट में मुन्ना को 50,000 रुपीज मिल गया। क्या मुन्ना गवर्नमेंट को कुछ दे रहा है क्या भाई, नहीं दे रहा है, ठीक है। तो भैया 50,000 रुपीज मिला या नहीं मिला, तो 50,000 रुपीज इसके लिए क्या हो गया, ट्रांसफर इनकम। ऐसा इनकम जिसके अगेंस्ट में हमको कोई सर्विस देना नहीं पड़ता है तो ऐसा इनकम आपका ट्रांसफर इनकम कहलाता है। जैसे कि आप जो पेंशन मिलता है, ओल्ड पर्सन लोगों को जो पेंशन मिलता है, जो रिटायर हो गया तो उनको पेंशन मिलता है, तो पेंशन के टाइम में क्या उस टाइम में गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे क्या, ऑब्वियसली बात है नहीं कर रहे। तो भैया ऐसा इनकम क्या होता है, आपका ट्रांसफर इनकम कहलाता है। तो इट इज अ इनकम रिसीव विदाउट एनी प्रोवाइडिंग सर्विस इन रिटर्न। उसके अगेंस्ट में कोई भी सर्विस हम लोग देते नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर रिटायरमेंट, पेंशन, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा। याद रखना, ट्रांसफर इनकम नॉट एमसीक्यूज के लिए पूछा जा सकता है, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता है, ओके। गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब समझना कि फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। तो देखो, फाइनल गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जिसको हम लोग लाते हैं बिजनेस में, क्या करने के लिए, यूज करने के लिए, कंजम्पशन पर्पज से लाते हैं या तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से लाते हैं। ऐसे गुड्स को हम लोग लाते क्यों है, बेचने का पर्पज से नहीं, उसका यूज करने का पर्पज से, ठीक है। तो ये हमारे लिए फाइनल गुड्स होता है। जैसे कि लेट्स सपोज आप लोग अपने बिजनेस में लेट्स सपोज मशीन लाए, अब मशीन को यूज करने के लिए, ना ही उसे बेचने के लिए। या आप मान लो कि लेट्स सपोज आपने ब्रेड लाया, ब्रेड को आपने यूज कर लिया, मतलब चाय में डुबो के खा लिया, तो भैया ये फाइनल गुड्स कहलाता है। देखो इसका मतलब, तो दे रेफर्स टू द गुड्स दैट आर यूज आइदर फॉर द कंजम्पशन और फॉर द इन्वेस्टमेंट। That is, they are the goods that are used for final consumption। मतलब ये फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है। फाइनल गुड्स नाइदर रीसोल्ड, फाइनल गुड्स को ना ही बेचा जाता है, नोर
यूज फॉर द फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और ना ही प्रोडक्शन प्रोसेस आपका प्रोसेस में उसको ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज किया जा सकता है। तो भैया ये गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, फाइनल गुड। अब मशीन को क्या आप चेंज कर पाओगे, क्या चेंज नहीं कर पाओगे, तो भैया ये आपका फाइनल गुड्स कहलाता है। फिर नेक्स्ट हो गया आपका इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा चिड़िया के नाम है बच्चों, अलग समझना। जैसे कि आपने मान लो ब्रेड लाया, हाँ ब्रेड लाया, ब्रेड को मस्त चाय में डुबो के खा लिया, मजा ही मजा आ गया। लेकिन उसी ब्रेड को आपने लाया और आप मस्त उससे ब्रेड चॉप, मान लीजिए आपका होटल है तो आपने ब्रेड लाया, ब्रेड को मस्त ब्रेड चॉप बना के मार्केट में बेच दिया। हाँ मुंह से पानी तो आ रहा होगा ना, तो मस्त मार्केट में बेच दिया। तो भैया जो ब्रेड हो गया ना, वही जो रॉ मटेरियल काम आया नहीं क्या, ऑब्वियसली बात है रॉ मटेरियल का काम आया, तो भैया वो अपना इंटरमीडिएट गुड्स होता है। ठीक है, मतलब ऐसा गुड्स जिसके हेल्प से फाइनल गुड्स को बनाया जाए, तो भैया ऐसा गुड्स आपका इंटरमीडिएट गुड्स होता है। इस इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग लाते हैं बिजनेस में बेचने का उद्देश्य से, बेचने का पर्पज से। ठीक है, तो ये आपका भैया क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स का हेल्प से हम लोग फाइनल गुड्स को बनाते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स हम लोग का क्या काम करता है, एज ए रॉ मटेरियल। क्या काम करता है, मैं बार बार एक वर्ड को बता रहा हूँ, एज ए रॉ मटेरियल काम होता है। ठीक है, ठीक है, रॉ मटेरियल की हेल्प से काम होता है, रॉ मटेरियल जैसे काम होता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स। सम एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर व्हीट, सोइल, क्रूड ऑयल, स्टील, शुगर एंड एक्सेट्रा। These are the goods that are used either for resale, ठीक है, इस गुड्स को लाकर हम आइदर रीसेल करने के लिए या फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, और सेम ईयर में उसका प्रोडक्शन करके, उसका प्रोडक्शन मतलब उसके हेल्प से प्रोडक्शन करके हम लोग मार्केट में उसे बेच देते हैं। दिस आर द गुड्स दैट जनरली परचेज बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम द अनदर प्रोडक्शन यूनिट। मान लो कि मेरा मान लो कि मैं शुगर केन उगाता हूँ, तो मेरा एक प्रोडक्शन यूनिट है जो शुगर केन उगाता है, और शुगर केन उगा के मैं मान लो कि एक शुगर बनाने मिल को या कंपनी को बेच देता हूँ, तो मेरा एक प्रोडक्शन यूनिट हो गया शुगर केन का, और एक शुगर मिल का एक प्रोडक्शन यूनिट अलग है। तो मैं अपने प्रोडक्शन यूनिट से जब उसके प्रोडक्शन यूनिट तक सामान को भेज मतलब सेल करूंगा, तो भैया ये आपका इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो गया आपका कंज्यूमेबल गुड्स या कैपिटल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स को भैया हम लोग कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं। अब भैया कंज्यूमर गुड्स क्या है, देखो सुनना ध्यान से सुनना। दिस आर द दोज गुड्स दैट डायरेक्टली सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जो डायरेक्ट कस्टमर के वांट्स को सेटिस्फाई करता है, कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि आपको मस्त मान लो भेलपूरी खाना है, तो आपने भेलपूरी खरीद कर मस्त खा लिया, तो आपका वांट सेटिस्फाई हो गया है नहीं हो गया। मस्त आपको मोमो खाने का मन हुआ, तो आपने मोमो खरीद के खा लिया, तो आपके वांट को सेटिस्फाई हुआ नहीं हुआ, तो भैया ये आपका होगा कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि फूड हो गया, क्लोथ, आपको शादी में मस्त जाना है, शादी का सीजन आया हुआ है, तो भैया नया नया कपड़ा चाहिए, ठीक है, तो कपड़ा खरीद के मस्त लाया, आपने पहने और गए, तो भैया ये आपका क्या हो जाता है, फाइव कैप कंज्यूमर गुड्स। ओके, फिर टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अब भैया टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स होता है, तो भैया पहला होता है ड्यूरेबल गुड्स। क्या होता है, ड्यूरेबल गुड्स। अब ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, ऐसा गुड्स जिसका लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, तो ऐसे गुड्स को हम लोग ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा गुड्स हो गया, जैसे कि अभी आईपीएल का मस्त मस्त सीजन चल रहा है, नहीं चल रहा है दोस्तों, तो सभी को आईपीएल बहुत पसंद है, यस पसंद है। तो आईपीएल देखने के लिए अपने पापा को बोला, पापा टीवी चाहिए। क्या चाहिए, बीबी नहीं टीवी चाहिए, टीवी ला दीजिए, आईपीएल देखना है। तो पापा जी गए टीवी खरीद के लाए, तो टीवी का लाइफ 1 साल से ज्यादा रहता नहीं रहता है। कितना साल चलेगा, 1 साल भी चल सकता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल चलता नहीं चलता है, इसका लाइफ ज्यादा होता नहीं होता, 1 साल से ज्यादा होता है। तो भैया ये क्या होता है आपका ड्यूरेबल गुड्स। फिर नेक्स्ट होता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जिसका लाइफ अबाउट 1 साल रहता है, जैसे कि कपड़ा, शूज, इसका लाइफ 1 साल रहता है। लेकिन हम लोग का मम्मी लोग, प्यारी प्यारी मम्मी लोग क्या करती है भाई, जब हम लोग छोटे रहते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा बड़ा कपड़ा खरीदती है, जब इतने बड़े होंगे तो और थोड़ा सा बड़ा कपड़ा, कि भाई फ्यूचर तक काम आ जाएगा। तो हम लोग के केस में एक्चुअली ये चलता नहीं है, लेकिन रियल में लिखा हुआ है कि 1 साल तक काम होता है। ठीक है, फिर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसका लाइफ छोटू होता है, 1 या 2 दिन का, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, मिल्क हो गया, दही हो गया, सब। ठीक है, और सर्विसेस, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दे रहा हूँ, इसके रिटर्न में मुझे कुछ मिल रहा है, तो भैया वो क्या हो गया आपका कंज्यूमर गुड्स। मुझे रिटर्न में बस एक ही चीज चाहिए आप लोगों से, भैया सब्सक्राइबर 1 के करा दो फटाफट, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई क्या, कैपिटल गुड्स। क्या भाई, कैपिटल गुड्स क्या था, देखो कैपिटल गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जिसके हेल्प से दूसरे गुड्स को हम लोग बनाते हैं। कैपिटल गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जिसके हेल्प से दूसरे गुड्स को बनाया जाता है, मतलब दे आर द फाइनल प्रोडक्ट। मतलब कैपिटल गुड्स एक फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जैसे कि मशीन,
मशीन हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था ना, मशीन एक फाइनल गुड्स है। क्या है? फाइनल गुड्स है। अब मशीन के हेल्प से चिप्स बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है? ठीक है, लेकिन देखो अभी समझना, मैंने ऊपर में बताया था कि इंटरमीडिएट गुड्स भी क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स के हेल्प से दूसरे गुड्स को बनाया जाता है। फिर मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कैपिटल गुड्स एक फाइनल गुड्स होता है जो हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप लोग दोनों सेम मत मानो। मैंने आपको क्या बताया था कि इंटरमीडिएट गुड्स एक रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है। इंटरमीडिएट गुड्स का यूज करके हम लोग दूसरा गुड्स बनाते हैं, जैसे कि ब्रेड एक रॉ मटेरियल हो गया, ब्रेड से ब्रेड चॉप बना के मार्केट में हम लोगों ने बेचा। जैसे इंटरमीडिएट गुड्स एक रॉ मटेरियल हुआ ही नहीं हुआ, लेकिन ये कोई रॉ मटेरियल नहीं है, ये फाइनल गुड्स से होता है। क्या होता है भाई? फाइनल। इसकी मशीन कोई रॉ मटेरियल है, मशीन को आप चेंज कर सकते हो क्या? नहीं चेंज कर सकते। ब्रेड को चेंज कर सकते हो, उसे मस्त क्या लगा के, बेसन लगा उसे चेंज कर सकते हो, लेकिन इसे चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? तो दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट्स दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विस, एग्जांपल के मशीन एंड फर्नेसिंग एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग जो कॉन्सेप्ट को पढ़ने जाएंगे जिससे हम लोग नेशनल इनकम को निकाल पाएंगे, तो भैया क्या होता है? ग्रोस वैल्यू। भैया ग्रोस वैल्यू या ग्रोस इन्वेस्टमेंट बोल लो, किसी किसी के बुक में तो भैया ग्रोस इन्वेस्टमेंट में लिखा होगा कि भैया ग्रोस वैल्यू या ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। एकदम सिंपल होता है, एकदम बचवा जैसा होता है कि द वैल्यू ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ इट्स परचेस इज कॉल्ड ग्रोस वैल्यू। मान लो कि चुन्नू बोल के लड़का है, चुन्नू ये मुन्नू का भाई है, तो चुन्नू ने आईफोन 16 प्रो कितना में खरीदा था? 1,50,000 में। तो जब चुन्नू ने आईफोन कितना 16 प्रो 1,50,000 में खरीदा, तो भैया ये क्या हो जाता है? ग्रोस वैल्यू हो जाता है। मतलब द वैल्यू ऑफ गुड एट द टाइम ऑफ इट्स परचेस के टाइम में जिस दाम पे आप सामान खरीद के लाते हो ना, वो भैया ग्रोस वैल्यू होता है। जैसे कि चुन्नू एक साल पहले आईफोन 16 प्रो कितना में खरीद के लाया था? 1.5 लाख रुपया। सो द ग्रोस वैल्यू ऑफ दिस फोन इज 1,50,000। एकदम इजी ग्रोस वैल्यू। फिर नेक्स्ट हम लोग समझेंगे ग्रोस नेट वैल्यू या नेट इन्वेस्टमेंट। क्या समझोगे आप लोग? नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब द प्रेजेंट एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड द नेट वैल्यू या नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब कमोडिटी का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, तो वो नेट वैल्यू या नेट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, तो नेट वैल्यू क्या हो गया आपका? कमोडिटी का प्रेजेंट वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पर समझना, एकदम बड़ा इजी है। इफ ए चुन्नू वांट्स टू सेल हिज फोन आफ्टर 2 years, चुन्नू चाहता है कि मैं 2 साल बाद फोन बेचूं। देखो, चुन्नू ने आईफोन 16 प्रो खरीदा था 1,50,000 में। अब चुन्नू चाहेगा कि मैं 2 साल बाद इस फोन को बेच दूंगा। अब 2 साल हो गया फोन का, 2 साल बाद चुन्नू इसे बेचना चाहता है। क्या 1,50,000 चुन्नू को मिलेगा? आप लोग बोलोगे सर नहीं मिलेगा। भैया नहीं मिलेगा, 1,50,000 नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? तो लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ कि इसे 80,000 रुपीज मजा से मिल जाएगा, तो कोई को बोलेगा ना भाई 80,000 नहीं, इसको तो 50,000 मिलना चाहिए। भाई मान के चलते भाई 80,000 इसे मिलेगा, तो 80,000 अभी फोन का प्रेजेंट वैल्यू है नहीं है, तो भैया इसी को बोलते हैं नेट वैल्यू या नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, तो द प्रेजेंट एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड नेट वैल्यू। एग्जांपल के तौर में इफ ए चुन्नू वांट्स टू सेल हिज फोन आफ्टर 2 years, इट वुड कॉस्ट अबाउट 80,000, सो द नेट वैल्यू ऑफ दिस फोन इज 80,000 रुपीज। अब देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो देखो फोन हम लोग चुन्नू ने कितना खरीदा था? 1,50,000 में। आफ्टर कितना 2 साल बाद चुन्नू इसे बेच रहा है, कितना में बेच रहा है भाई? 80,000 रुपीज में बेच रहा है। तो भैया 1,50,000 से 80 गया तो कितना बचेगा? 70,000। तो 70,000 क्या हो गया भाई? डेप्रीसिएशन हो गया। डेप्रीसिएशन मतलब डेप्रीसिएशन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस एंड नेट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट इज नोन एज डेप्रीसिएशन। मतलब ग्रोस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू तो होगा आपका डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन आप लोग अच्छा से जानते हैं कि डेप्रीसिएशन क्या होता है? द वैल्यू ऑफ एसेट इज डिक्रीज ड्यू टू वेयर एंड टियर एंड ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम। मतलब एसेट्स का वैल्यू गिरता है नहीं करता है यूज करने से, और यूज करोगे तो घिसेगा। वेयर एंड टियर मतलब यूज करना, टियर मतलब घिसना। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मस्त नया नवेला फोन करके आप गोदरेज में अलमारी में रख दो, उसको 2 साल बेचोगे, क्या सेम दाम मिलेगा? नहीं मिलेगा, और बेचो उसका दाम कम हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम बीतने से और एसेट को यूज करने से उसका वैल्यू गिरता है, तो भैया उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोग का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ रहा होगा, हमको भी अच्छा लग रहा है, अभी मुझे भी अच्छा लग रहा है। देखो डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज, अब डेप्रिसिएशन का भी बहुत सारा नाम होता है यहाँ पे। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन को हम लोग करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी बोलते हैं, और डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं। तो इसका बहुत सारा नाम हो गया, नहीं हो गया? तो देखो भाई डेप्रिसिएशन का कितना सारा नाम हो गया। ठीक है, तो 5 नाम याद रखना होगा, 1 2 3 4 5 नाम याद रखना होगा। क्यों याद रखना होगा सर? कि भैया ये सब यूज होता है नेशनल इनकम निकालने के टाइम में, डेप्रिसिएशन नहीं पूछता डायरेक्ट। ठीक है ना? अब देखो फॉर्मूला हम लोग कुछ सीखेंगे, फॉर्मूला देखना भैया लोग, बहुत इजी है फॉर्मूला।
नेक्स्ट आपका ग्रोस वैल्यू, अगर मान लो एग्जाम में ग्रोस वैल्यू दिया होगा, अगर बोलेगा क्या निकालो नेट वैल्यू, तो ग्रोस वैल्यू याद है फोन पे कितना था, 150,000 था, 1,50,000 मतलब था। अब बोला कि नेट वैल्यू निकालो, तो पता है ना आपको ग्रोस से डेप्रिसिएशन कितना था हम लोग का, डेप्रिसिएशन 70,000 रुपया था, ग्रोस से नेट माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, नेट वैल्यू। देखो नेट वैल्यू आ गई किसी है, अगर नेट वैल्यू होगा तो डेप्रिसिएशन क्या करना, प्लस करना। नेट वैल्यू कितना था, नेट वैल्यू 80 था और डेप्रिसिएशन कितना था भाई 70, दोनों को प्लस कर दोगे तो नेट वैल्यू क्या, आपका ग्रोस वैल्यू कितना आ जाएगा 1,50,000। तो इजी, तो ग्रोस से नेट होगा तो डेप्रिसिएशन माइनस, नेट से ग्रोस होगा तो डेप्रिसिएशन प्लस, एकदम इजी, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग का है भाई एनआईटी, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है भाई, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब थोड़ा टैक्स के बारे में समझते हैं। टैक्स क्या होता है, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होता है जो एक कंट्री के हर सिटीजन को करना होता है, इसके रिटर्न में उसे कोई इनडायरेक्ट बेनिफिट उसे कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है, इनडायरेक्ट वे में तो बेनिफिट मिलता है लेकिन कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है। मतलब टैक्स क्या है, एक तरीके का कंपलसरी पेमेंट होता है जो एक कंट्री के हर सिटीजन को पे करना होता है, इसके अगेंस्ट में उसे कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है, तो भैया ये होता है टैक्स। अब टैक्स भैया दो तरीका के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो भैया किसी भी पर्सन के इनकम पे लगता है। मान लो कि मैं 10 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, सॉरी 10 लाख साल का कमाता हूँ, तो 10 लाख पे मुझे जो टैक्स भरना है गवर्नमेंट को, वो मेरा डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है भाई, इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ मिलेगा कि इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, जो आप मार्केट से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हो उस पे भैया क्या लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, इम्पोज होता है इनडायरेक्ट tax. They refer to the tax laid by the government on the production and sale of the goods and services. Example GST and excise tax. तो भैया ये होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज, गुडनेस स्टूडेंट क्या नहीं हुआ, हाँ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोले जाते हैं। फिर होता है एक्साइज टैक्स, ठीक है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में लगते हैं। फिर इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑन द मार्केट। हमेशा याद रखना इनडायरेक्ट टैक्स होगा वो कमोडिटी के प्राइस को बढ़ा देता है। क्या करता है भाई, बढ़ा, कैसे बढ़ता है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है सब्सिडीज। अब सब्सिडीज क्या होता है भाई, सब्सिडीज एक बेनिफिट होता है, क्या होता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो गवर्नमेंट देता है, ठीक है। तो दे रेफर टू द फाइनेंशियल सपोर्ट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू ए कंपनी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब सम टाइम कंपनी किसी भी प्रोडक्शन यूनिट्स को बोलता है कि भाई इस तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज बनाओ जिससे कि मैं आप लोगों को सब्सिडी दूंगा, मैं आपको टैक्स में बेनिफिट दूंगा, मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी में बेनिफिट दूंगा, मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन में छूट दूंगा, हर तरीका से बेनिफिट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आपका सब्सिडी, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर सब तो खरीदते थे ना करते हैं, तो उसमें सब्सिडी मिलता है ना, 1000 का सिलेंडर अभी 500 में मिल रहा है, सब्सिडी 500 का छूट मिल रहा है, ये हो गया यहाँ पे दिया हुआ एलपीजी सिलेंडर का एग्जांपल, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका भैया फैक्टर कॉस्ट और मार्केट रेट, ये समझना। देखो अगर मान लो मुन्ना, ये मुन्ना है, कौन है भाई, मुन्ना जो सबको लगाता है चंदा। तो मान लो ये मुन्ना ब्रो को मान लो, मुन्ना ब्रो सोच रहा है कि मैं मैगी का प्रोडक्शन करूंगा। क्या करूंगा प्रोडक्शन, मैगी बनाऊंगा मैं, ठीक है, ईपीपी, हैप्पी ईपी नहीं, ईपीपी, ठीक है, कोई भी मैगी एक बनाऊंगा, ठीक है। तो मान लो कि मुन्ना सोच रहा है कि मैं मैगी बनाऊंगा, तो मुन्ना को मैगी बनाने के लिए 4 चीज चाहिए। अब मुन्ना मैगी बना, 4 चीज, लैंड चाहिए, अपने को लेबर चाहिए, मुन्ना को क्या चाहिए, लेबर चाहिए, मुन्ना को क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, मुन्ना को क्या चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। 4 चीज चाहिए नहीं चाहिए, हाँ मुन्ना को 4 चीज चाहिए। अब मुन्ना मान लो कि भी एक पैकेट मैगी बना रहा है, एक पैकेट मैगी बना रहा है, तो एक पैकेट बनाने में मुन्ना को कितना रुपया लगा। तो देखो मान लो कि मुन्ना जब एक पैकेट मैगी बनाए तो मुन्ना पहले बार लैंड को 2 रुपया दे देता है, लेबर को 2 रुपया दे देता है, कैपिटल को 1 रुपया दे दिया, ठीक है, और मालिक को 1 रुपया प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप का मालिक का प्रॉफिट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट जो होता है उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, 1 रुपया प्रॉफिट। तो 2, 4, 5 और 6, तो मुन्ना को बनाने में कितना खर्च हुआ, 6 रुपए का खर्च हुआ। इसमें मालिक का प्रॉफिट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, मतलब मुन्ना का प्रॉफिट ऑलरेडी 6 रुपए जुड़ा हुआ, 1 रुपया उसमें इंक्लूडेड है। ओके, समझ में आया आप लोगों को। अब मान लो कि मुन्ना इसको कितना में बेचा, 8 रुपए में बेचा, मार्केट में कितना में बेचा, मान लो 8 रुपए में होलसेलर को बेचा, किसको बेचा, 8 रुपए में होलसेलर को। बोले 2 रुपया लगा ना भाई, ये 2 रुपया क्या लगा, टैक्स है, ये कोई प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट ऑलरेडी मुन्ना ले चुका है, ये 2 रुपए क्या लगा, टैक्स लगा। मतलब सुनना ध्यान से एकदम, मुन्ना को बनाने में खर्च कितना हुआ, 6 रुपए का ना, ये आपको हो गया क्या, फैक्टर कॉस्ट। सामान बनाने में जितना भी खर्च हुआ इंक्लूडिंग प्रॉफिट वो होता है फैक्टर कॉस्ट। अब मुन्ना ने फाइनल इसको कितना में बेचा, होलसेलर को 8 रुपए बेचा, ये हो गया भैया मार्केट प्राइस। याद मैंने अभी बताया ऊपर में एक बात बताया था कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना वो हमेशा कमोडिटी के प्राइस को बढ़ा देता है। तो 6 का सामान कितना हो गया, 8, मतलब 2 रुपए क्या लग गया टैक्स, तो ये हो गया आपका फैक्टर कॉस्ट, ये हो गया भैया मार्केट प्राइस। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, ठीक है। अब देखो जब भी एग्जाम में आप लोगों को फैक्टर वैल्यू या फैक्टर कॉस्ट दिया रहा है
एग्जाम में बोलेगा क्या निकालने के लिए भाई, मार्केट प्राइस निकालो। तो फैक्टर कॉस्ट दिया रहेगा, बोलेगा मार्केट प्राइस निकालो। तो भैया फैक्टर कॉस्ट कितना, 6 रुपया। अब इसमें 2 रुपया अगर टैक्स प्लस कर दोगे तो मार्केट प्राइस निकल कर जाएगा 8 रुपया। तो मतलब जब भी फैक्टर कॉस्ट दिया रहेगा बोलेगा मार्केट प्राइस निकालो, तो भैया NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स को प्लस कर देना, मतलब 6 रुपया फैक्टर कॉस्ट, 2 रुपया टैक्स, 8 रुपया मार्केट प्राइस। और जब भी आपको बोला जाएगा कि भैया फैक्टर वैल्यू निकालो, क्या निकालो, फैक्टर वैल्यू, तो मार्केट प्राइस कितना है, 8 रुपया है, इसमें 2 रुपया अगर टैक्स अगर माइनस कर देगा तो फैक्टर वैल्यू 6 रुपया निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया आपका एकदम ईजी। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते बच्चों लोग, क्या ये है भैया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब समझना एकदम, इसको भी मैं एग्जांपल से आपको ना फारू तोरू एग्जांपल देके समझा दूंगा। जैसे कि देखो ये मान लो मुन्ना है, कौन है भाई, ये मुन्ना है, कौन है, मुन्ना। ये मान लो डेविड है, कौन है, डेविड, कौन है भाई, डेविड। डेविड रहता है USA में, मुन्ना रहता है इंडिया में। तो भाई मुन्ना गया काम करने USA, मुन्ना कहाँ काम करने गया, USA, और डेविड USA से कहाँ काम करने हैं, इंडिया में काम करने हैं। तो मुन्ना, जो मुन्ना भाई बा, वो USA से क्या कमा के लाएगा, पैसा कमा के लाएगा, ये नहीं लाएगा, बाहर से पैसा कमा के लाएगा। ये USA हम लोग के लिए क्या है, एब्रोड, क्या है, एब्रोड। इंडिया को छोड़ के बाकी जो भी कंट्री वो हमारे लिए एब्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है, एब्रोड बोलते हैं फॉरेन कंट्री। तो मुन्ना मान लो USA से काम करके कितना कमा के लाया, 2 लाख रुपया। कितना कमा के लाया, 2 लाख रुपया। डेट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। मुन्ना ने एब्रोड से कितना कमा के लाया बच्चों लोग, 2 लाख रुपया कमा के लाया, ठीक है। और साथ ही साथ डेबिट जो इंडिया में काम करने आया था, डेबिट इंडिया से कमा के लेके गया कितना रुपया, 1 लाख रुपया। डेट इज नेट फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड। मतलब हम लोगों ने, इंडिया वाले ने एब्रोड को कितना पे किया, मतलब डेबिट को कितना पे किया, 1 लाख रुपया। और मुन्ना जो इंडिया में रहता है वो बाहर से कितना कमा के लाया, तो भैया 2 लाख रुपया। तो 2 लाख माइनस 1 लाख, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख। डेट इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ये होता है भैया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम क्या, एब्रोड। मतलब फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रोड, तो रिसीव एब्रोड से कितना आया, 2 लाख। फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड, एब्रोड को कितना पे किया हम लोगों ने, 1 लाख। डेट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो इसको बोलते हैं हम लोग NFIA। आई होप आपका एग्जांपल फारू दूरू समझ में आया। आप देखो फैक्टर, देखो NFIA दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस, जैसे कि मुन्ना ने कितना कमा के लाया, 2 लाख रुपया। फैक्टर इनकम पेड टू फॉरेन कंट्री या एब्रोड, तो हम लोगों ने कितना पे किया, 1 लाख रुपीज। तो नेट 1 लाख बचा ना, ये हो गया आपका NFIA। मतलब इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फैक्टर इनकम जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कमा के लाया, एंड द फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कमा के लाया हम लोगों ने 2 लाख, पेड किया 1 लाख, 1 लाख नेट, तो NFIA। अब देखो समझना, NFIA कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, कैसे होगा समझना। पहला बात, मान लो कि मुन्ना कितना कमा के लाता है, 2 लाख रुपया। हम लोग फॉरेन कंट्री को कितना पे करते हैं, 1 लाख। तो ये 1 लाख मेरा पॉजिटिव हो गया, नहीं हो गया, पॉजिटिव। मान लो मुन्ना ने कमा के लाया 1 लाख और हम लोगों ने डेबिट को कितना पे किया, 2 लाख, तो ये नेगेटिव हो गया, नहीं हो गया। मान लो मुन्ना ने कमा के लाया 2 लाख, हम लोग फॉरेन कंट्री को भी 2 लाख पे करते हैं, जीरो। तो NFI कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ NFI। पहला बात है कंपोनेंट्स ऑफ NFI क्या, आपका नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। बाहर वाले एम्प्लॉय हमारे इंडिया में काम करते हैं, हम लोग के यहाँ के एम्प्लॉय बाहर में काम करते हैं, तो एम्प्लॉय को काम के बदले क्या देता है, वेजेस एंड सैलरीज। बाहर वाले ने जितना कमा के, मतलब बाहर वाले जो एम्प्लॉय है यहाँ से जितना कमा के लेके गए, हम लोग के एम्प्लॉय जो बाहर से जितना कमा के लेके आएंगे, उन दोनों का नेट कर देंगे। कि मान लो कि लेट सपोज हमारे यहाँ से कितना कमा के लेके गए, 2 लाख रुपया, हम लोग बाहर से कितना कमा के लाए, 10 लाख, तो नेट कितना हो गया, 8 लाख। ये हो गया आपका नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। उसके बाद नेट इनकम फ्रॉम द एसेट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मान लो कि ये मुन्ना है, मुन्ना का प्रॉपर्टी USA में है, हाँ मैं USA में है, ठीक है। तो मुन्ना का प्रॉपर्टी USA में, मुन्ना ने USA में एक प्रॉपर्टी को रेंट में देके रखा हुआ है, तो वहां से मुन्ना कमा के कितना लेके आ रहा है, USA से प्रॉफिट, मतलब आपका प्रॉपर्टी से पैसा कमा के इंडिया में कितना लेके आया, 8 लाख रुपया। अब मान लो कोई डेबिट है, कौन है भाई, डेबिट है, डेबिट का कोई फ्लैट है इंडिया में, डेबिट का जब इंडिया में फ्लैट होगा तो डेबिट भी तो यहाँ से कमा के लेके जाएगा प्रॉपर्टी से। तो मान लो डेबिट कितना कमा के लेके गया यहाँ से, 6 लाख रुपया, तो नेट कितना हो गया, 2 लाख रुपया, ठीक है। ये आपको हो गया नेट इनकम फ्रॉम एसेट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब एसेट से जो भी पैसा कमाते हैं हम लोग, तो वो या तो रेंट होता है, ठीक है ना। फिर होगा रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मतलब सिंपल से, मान लो कि इंडिया का कोई कंपनी है, फॉरेन में है, फॉरेन मतलब तो USA में इंडिया का कोई कंपनी है, मान लो L&T, मतलब L&T नहीं, मतलब मान लो कि रामसन लिमिटेड, हम लोग कहीं मान लो रामसन लिमिटेड मान लो था, मैं USA में है, कहाँ में भाई, USA में है। तो रामसन लिमिटेड USA से पैसा कमा के लाएगा, नहीं लाएगा, ऑब्वियसली बात लाएगा। तो मान लो 10 लाख रुपया कमा के लेके आया। USA का कोई कंपनी है, मान लो कि कुछ भी है, मान लो कि KG लिमिटेड USA का कंपनी है, ठीक है।
तो यूएसए की कंपनी तो यहाँ से कमा के लेके जाएगा, यहाँ से कमा के कितना लेंगे 8 लाख, तो 2 लाख रुपए नेट बचेगी, होगी आपका रिटेन अर्निंग। और रिटेन अर्निंग का सिंपल सा, और आपका रिटेन अर्निंग का सिंपल सा मतलब ये भी होता है कि प्रॉफिट में से कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद जो बच जाता है वो आपका रिटेन अर्निंग भी होता है। तो इस तरीके से आपका कंपोनेंट्स होता है भाई खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे समझना बच्चों लोग बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है देखो, जब भी आपका डोमेस्टिक इनकम दिया रहा है, डोमेस्टिक इनकम मतलब घर का इनकम, क्या बोल डोमेस्टिक मतलब घर का इनकम, डोमेस्टिक बोले तो घर का इनकम, और नेशनल बोले तो देश का इनकम। डोमेस्टिक मतलब घर का इनकम, मतलब इंडिया हम लोग का घर ही नहीं है, तो इंडिया के में रह के हम लोग चार दीवारी के अंदर में रह के दुकान उकान में जो भी काम कमाते हैं, जो भी पैसा कमाते हो भैया, वो डोमेस्टिक इनकम कहलाता है। और नेशनल इनकम मतलब देश का इनकम, देश घर प्लस बाहर। देखो आप समझना, डोमेस्टिक मतलब घर का इनकम, तो घर इंडिया में लोग का घर है, इंडिया में रहकर जो पैसा कमा रहे वो हम लोग का डोमेस्टिक इनकम। जब भी डोमेस्टिक इनकम दिया रहेगा, बोलेगा क्वेश्चन कि नेशनल इनकम निकालो बच्चों लोग, मतलब देश का इनकम निकालो, तो घर का इनकम, घर में हम लोगों ने कमाया मतलब 20 करोड़, आप प्लस बाहर में भी तो एब्रोड से भी कमा के लाते हैं, एब्रोड वाला को पे करते हैं, उसका नेट जो निकलता है NFI, जो मैंने आपको समझाया है। तो घर प्लस बाहर, बाहर से कितना कमा के लाते 2 करोड़, तो घर प्लस बाहर दोनों को मिलाकर कितना 22 करोड़, दैट इज नेशनल इनकम। ठीक है, फिर अगर मतलब नेशनल इनकम दिया रहे, बोलेगा ग्रोस डोमेस्टिक निकालो, तो NFI को क्या कर देना, माइनस कर देना। तो इस तरीका आज का क्लास खत्म, हम लोग फाइनली समाप्त। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है दोस्तों, कमेंट करो। ठीक है, तो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो भैया सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 1 के फटाफट आप लोगों को पहुंचाना है। दोस्तों के साथ शेयर करो, और जो PDF का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल कर दूँ, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।